हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अभिवृत्ति, मनोवृत्ति जिसे इंग्लिश में एटीट्यूड कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के और वीडियो के लिए आई बटन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के और भी वीडियो आप देख सकते हैं। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, इसका संबंध हमारे दृष्टिकोण से है। मतलब कि हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में क्या विचार रखते हैं या क्या सोच बना के चलते हैं। हम जैसी सोच बना के चलते हैं हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। अभिवृत्ति शब्द जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एप्टिस से हुई है, जिसका मतलब होता है तत्परता या मानसिक झुकाव, अर्थात व्यवहार करने के तत्परता। अभिवृत्ति की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। अभिवृत्ति एक मानसिक या स्नायुविक तत्परता, संगठन अथवा विन्यास है जिसमें प्रेरणात्मक, भावात्मक, प्रत्यक्षात्मक और विचारात्मक प्रक्रियाएं सम्मिलित है और जिसके कारण व्यक्ति के चारों ओर की वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा समूहों की और उसकी सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया निर्देशित होती है। अर्थात अभिवृत्ति जो है या मनोवृत्ति जो है वो व्यक्ति जो है उसको किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना इत्यादि के बारे में एक राय बन जाती है और फिर वह उसी राय के अनुरूप व्यवहार करता है या सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया निर्देशित करता है, तो वो उसकी अभिवृत्ति हो जाएगी। अभिवृत्ति की विशेषताएं अगर हम देखते हैं तो वो इस प्रकार से हैं कि अभिवृत्ति जो है उसका संबंध आवश्यकताओं और ज़रूरतों से होता है। मतलब आवश्यकता होती है तो उसके कारण से ही अभिवृत्ति का निर्माण होता है। दूसरा, अभिवृत्ति जो है वो व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है। अभिवृत्ति के कारण व्यक्ति जो था व्यवहार करने के लिए तत्पर रहेगा और ठीक जैसी अभिवृत्ति होगी, सकारात्मक या नकारात्मक, उसके अनुरूप वो व्यवहार करेगा। अभिवृत्ति निर्माण में अचेतन मन का भी महत्व होता है। अभिवृत्तियाँ जो होती है वो अचेतन मन से भी बनती है। जैसा अनुभव होगा ठीक उसी प्रकार से उसके मन में अभिवृत्ति या सोच का निर्माण बनेगा। एक होता है संवेगात्मक अनुभव, जो है वो भी जुड़े रहते हैं। यदि आपका पड़ोसी जो है वो आपसे लड़ाई करता है तो पड़ोसी को देखते ही आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको उससे घृणा हो जाएगी। मतलब एक तरह से संवेग जो है, आपके भावनाएं, वो भी अभिवृत्ति से जुड़ जाती है। अभिवृत्ति का संबंध जो है किसी बाहरी वस्तु जैसे किसी प्रतिमा, विचार या स्थान आदि से होता है। अभिवृत्ति किसी न किसी बाहरी वस्तु से जुड़ी हुई अवश्य होती है। अभिवृत्ति के द्वारा हम व्यक्ति की पसंद और नापसंद का पता लगा सकते हैं कि हम उसकी सोच देखते हैं। यदि वो सोच कैसी है, सकारात्मक सोच है, इसका मतलब वो उस व्यक्ति या किसी चीज़ को वो पसंद करता है, तो ये भी हमें पता चल सकता है। तो ये थी अभिवृत्ति की विशेषता है। अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति के घटक या कंपोनेंट के बारे में। तो अभिवृत्ति जो है उसके 3 घटक होते हैं। एक होता है ज्ञानात्मक, एक होता है भावनात्मक, एक होता है व्यवहारात्मक। हम एक उदाहरण के द्वारा तीनों को समझेंगे कि एक व्यक्ति जो है उसकी स्वास्थ्य के प्रति अभिवृत्ति जो है वो सकारात्मक है, मतलब पॉजिटिव सोच रखता है, उसके लिए हेल्थ इज वेल्थ है। तो उसमें ये घटक किस प्रकार से आएंगे? ज्ञानात्मक, स्वास्थ्य के प्रति जो पॉजिटिव रखने वाला व्यक्ति जो है वो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा, स्वास्थ्य के बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज हो सके उतना ग्रहण करने की कोशिश करेगा। वो टीवी पे या समाचार में स्वास्थ्य की खबर आ रही है तो उसको वो पढ़ेगा, तो वो अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेगा। दूसरा, भावनात्मक अभिवृत्ति, स्वास्थ्य के प्रति पॉजिटिव व्यक्ति जो है वो जब किसी रुग्ण को देखता है तो उसमें दया की भावना आएगी, वो सहानुभूति प्रदर्शित करेगा, तो एक तरह से वो भावनाएं जो है उसकी वो उसमें जुड़ जाएगी। तीसरा होता है व्यवहार वाला। जैसे हेल्थ के प्रति पॉजिटिव व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यवहार के अंदर इस तरह से बदलाव लाएगा कि उसके स्वास्थ्य के अंदर वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो। ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसे जल्दी उठना है, नियमित दिनचर्या है, व्यायाम है इत्यादि। तो ये तो हो गया अभिवृत्ति के 3 कंपोनेंट। अब बात करते हैं अभिवृत्तियों का निर्माण या विकास किस प्रकार से होता है या कौन से कारक है जो उसके निर्माण में सहायक है। तो सबसे पहला जो कारक होता है अभिवृत्ति का निर्माण में वो होता है आनुवंशिकता। अभिवृत्तियां जो होती है वो जन्मजात नहीं होती है, ये अर्जित लक्षण है। जन्म के बाद बच्चा जो होता है वो अभिवृत्तियों को ग्रहण करता है, उसका धीरे धीरे विकास होता है। अभिवृत्ति के निर्माण में आनुवंशिकता जो है एक अहम रोल जो है वो निभाता है। संतान जो होते हैं उनको माता पिता से शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं और यही शारीरिक मानसिक गुण जो है वो उसके अभिवृत्ति निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है वातावरण या एनवायरनमेंट। अभिवृत्ति के निर्माण में वातावरण जो है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है या अहम भूमिका होती है। उसमें भी पारिवारिक वातावरण जो होता है वो एक तरह से नींव का कार्य करता है। जिस परिवार में बच्चा पलता है, यदि पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा तो सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होगा और यदि अच्छा नहीं है तो नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होगा।
पारिवारिक वातावरण के अलावा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि वातावरण भी अभिव्यक्ति निर्माण में सहायक है। अगला जो है वो है शिक्षा। शिक्षा का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अच्छा शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा तो उसमें सकारात्मक अभिव्यक्ति का निर्माण होगा। एक होता है मीडिया। मीडिया जो है जैसे समाचार पत्र, टीवी है, मूवीज है इत्यादि भी अभिव्यक्ति निर्माण में सहायता करते हैं। मीडिया जो होता है वो व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन करता है और उस परिवर्तन के कारण से नई अभिव्यक्तियों का निर्माण होता है। एक होता है सीखने संबंधी सिद्धांत या पुरस्कार या दंड। यदि अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है और सामने वाला व्यक्ति उसका अनुमोदन करता है, ताली बजाकर मुस्कुराकर यदि अप्रूव करता है तो वो अभिव्यक्ति और ज़्यादा स्थायी हो जाती है। और यदि सामने वाला उसको नहीं सुनता है या तिरस्कार करता है तो वो अभिव्यक्ति नहीं बन पाती है। ये होता है संतुलन की आवश्यकता। अभिव्यक्ति निर्माण के समय व्यक्ति जो है वो अपने साथी जो है या अपने पारिवारिक जो है या समाज जो है उन लोगों की भावनाओं का ध्यान रखता है और उनको ध्यान में रखते हुए ही अभिव्यक्तियों का निर्माण करता है। तो ये तो हो गया अभिव्यक्ति निर्माण में सहायक कारक। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक। अभिव्यक्तियों का निर्माण जन्म से प्रारंभ होता है। लगभग 30 वर्ष की आयु तक अभिव्यक्तियों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद अभिव्यक्तियों जो है उसमें ज़्यादातर थोड़ा बहुत बदलाव आता है। उसको जो फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं वो होते हैं एक तो वातावरण, परिवार का, स्कूल कॉलेज का, कार्यस्थल का, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि वातावरण जो है वो भी अभिव्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा है स्व अनुभव या सेल्फ एक्सपीरियंस। जीवन में होने वाली घटनाएं जो भी है वो भी मनोवृत्तियों का निर्धारण करती है, मतलब अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए एक पाकिस्तान को लेकर अगर चले, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो उससे क्या होगा, बहुत सारी कमी हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ने के कारण से हमें कष्ट होगा। तो पाकिस्तान को लेके हमारे मन में एक सोच बन जाएगी ये बहुत ही खराब कंट्री है। तो ये स्व अनुभव हो गया हमारा। शिक्षा, शिक्षा जो है वो भी अभिव्यक्ति जो है उसका निर्धारण करता है, अभिव्यक्ति में बदलाव ला सकता है। शिक्षा का स्तर जो है वो अप्राप्त जानकारी, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जानकारी प्राप्त करेगा, उससे भी उसकी अभिव्यक्तियों में बदलाव हो सकता है। तो ये हो गया अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं हम अभिव्यक्तियों के प्रकार या अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है। तो अभिव्यक्तियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक। सकारात्मक अभिव्यक्ति मतलब वे अभिव्यक्तियां जो सकारात्मक है, उससे व्यक्ति के और दूसरों को फायदा पहुंचता है, वो सकारात्मक है। जैसे दयालुता, विश्वास, सद्भावना। फायदे क्या होते हैं इससे सकारात्मक के कि टीम भावना को बढ़ावा मिलता है, संबंधों में मधुरता आती है, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है और समस्या समाधान में सहायता मिलती है। दूसरी नकारात्मक मनोवृत्ति, वे मनोवृत्तियां जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, उसके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, जैसे लालच, निंदा, अधिरोना इत्यादि। और इनसे उसके संबंधों में कटुता आएगी, आत्मविश्वास में कमी होगी, मानसिक अस्वस्थता होगी, तनाव होगा, उससे समस्याएं जो है वो सुलझने की जगह और ज़्यादा जटिल हो जाएगी। अब बात करते हैं हम अभिव्यक्ति या मनोवृत्ति के कार्य। मनोवृत्ति जो होती है, एक हॉगन वोगन के कहा था कि मनोवृत्तियां जो होती है वो कॉग्निटिव इक्विपमेंट की तरह कार्य करती है। मतलब ये घटना के प्रति पहले से तैयार प्रतिक्रिया उपलब्ध कराती है, इससे ऊर्जा की बचत होती है। अभिव्यक्ति जो है वो व्यक्ति की चेतन या अचेतन अभिप्रेरणाओं को भी प्रभावित करती है। अभिव्यक्ति के 4 प्रमुख कार्य इस प्रकार से है। एक होता है संज्ञानात्मक कार्य, नॉलेज फंक्शन। अभिव्यक्ति हमें संसार को देखने का नजरिया प्रदान करती है तथा ये हमारे परसेप्शन जो है उसको स्थिरता और निरंतरता प्रदान करती है। यह हमारे अनुभवों को एक अर्थ और दिशा प्रदान करती है। मतलब अभिव्यक्ति के द्वारा हम ज्ञान जो है उसका अर्जन करते हैं। दूसरा है समायोजक या एडजस्टिव फंक्शन। तो अभिव्यक्ति जो है, व्यक्ति जो होता है वो समाज के अनुरूपी अभिव्यक्ति जाहिर करता है और उससे फिर उसे लाभ प्राप्त होता है। अभिव्यक्ति जो है उससे व्यक्ति के दूसरों के साथ संबंध जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो उसके समायोजन में सहायक होते हैं। अगला तीसरा जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम। व्यक्ति जो है वो स्वयं के अभिव्यक्ति का प्रयोग जो है वो अभिव्यक्ति के लिए करता है और ये जो है उससे उसका आत्मसम्मान जो है वो बनाए रखने में मदद मिलती है। एक तरह से अभिव्यक्ति जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम हो जाएंगे। एक होता है अहम का बचाव। अभिव्यक्ति जो है उससे व्यक्तिगत कमजोरियां जो है वो छुपी रहती है। जैसे एक व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से कमजोर है तो वो अपने समाज को या दूसरों को श्रेष्ठ मान लेगा। इस तरह से जो अपनी कमजोरी जो है वो उसको छुपा लेगा। तो ये तो अभिव्यक्ति के कार्य हो जाएंगे।
अब बात करते हैं हम अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का मापन। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति जो है उसका प्रत्यक्ष मापन तो संभव नहीं है, क्योंकि यह एक मानसिक घटक है। अधिकतर व्यक्ति द्वारा किसी बारे में राय का मापन ही मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का मापन समझा जाता है। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो किसी चीज़ के बारे में क्या राय बना के चलता है, क्या सोच बना के चल रहा है, उसको ही माप कर हम अभिवृत्ति को माप सकते हैं। अदरवाइज अभिवृत्ति जो है उसको मापना संभव नहीं है। अभिवृत्ति जो है उसको हम व्यक्ति जो है उसके लिखित या मौखिक कथनों से हम माप सकते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति जो है वो व्यक्ति के मौखिक या लिखित कथनों पर निर्भर होती है। एक उदाहरण है जैसे कि क्या घर पर बात सही है, तो इसके लिए अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, जैसे पूर्णतः सहमत, एक होता है सहमत, एक होता है अनिर्णय, एक होता है असहमत, एक पूर्णतः असहमत। मतलब कि यहाँ पर अभिव्यक्ति में क्या किया जाएगा, व्यक्ति जो है उसकी राय जो है वो ली जाती है, और राय जो है उसी के आधार पर उसकी मनोवृत्ति या उसको मापा जा सकता है, या देखा जा सकता है कि व्यक्ति जो है वो इस चीज़ के बारे में किस प्रकार की सोच बना के चलता है। तो ये थी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति। ओके, थैंक यू।